Hello friends, welcome to my channel Excellent Coaching. Today we'll start with group therapies. अभी तक जो हमने थेरेपीज पढ़ी हैं उसमें हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल होता है क्लाइंट और उसके सामने 1-to-1 सेशन होता है थेरेपिस्ट के साथ। ग्रुप में क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स एक साथ होते हैं और उनकी सिमिलर प्रॉब्लम्स होती है, वो एक साथ बैठ के ग्रुप में डिस्कशन करते हैं और थेरेपिस्ट सिर्फ एक ही होता है। So group therapy is an alternative to individual therapy in which individual therapy में क्या था, the client and therapist have a private one-to-one session, but in a group of clients with similar problems together and have a group discuss problems with under the guidance of single therapist. मतलब वो आपस में ग्रुप एक दूसरे से प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है और साथ में थेरेपिस्ट होता है उनको गाइड करने के लिए। सो टाइप्स ऑफ ग्रुप थेरेपीज क्या है? ग्रुप थेरेपीज कैन बी अकम्प्लिश्ड इन सेवरल वेज। तो इसमें हम अलग अलग थेरेपीज यूज कर सकते हैं, जैसे इनसाइट थेरेपी का यूज हो सकता है, जो भी इनसाइट थेरेपीज हमने देखी, और कॉग्निटिव बिहेवियरल स्टाइल भी यूज किया जा सकता है। They are saying although person centered and gestalt and behavior therapist seem to work better in group settings. तो वैसे तो हम कोई भी थेरेपी जो हमने अभी तक पढ़ी है ग्रुप थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि हम उसमें या तो पर्सन सेंटर्ड यूज़ करें, जिसमें वो जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, वो खुद ही अपने बारे में बात कर रहा है। जेस्टॉल्ट का यूज़ करें, जेस्टॉल्ट में जैसे वो किसी दूसरे से बात कर रहा है, या फिर बिहेवियर थेरेपिस्ट का यूज़ करें जिसमें वो बिहेवियर मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर काम करते हैं ग्रुप थेरेपी में, इंस्टेड ऑफ साइकोडायनेमिक या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर, वो इंडिविजुअल ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। So in addition to the variation in the style of therapy, the group structure can also vary. There may be a small group formed of related persons or other groups of unrelated person. तो ग्रुप में या तो एक दूसरे के रिलेटेड पर्सन भी हो सकते हैं, रिलेटेड मतलब एक दूसरे के रिलेटिव हो गए हैं सारे, या फिर अनरिलेटेड भी हो सकते हैं, दैट मीट विदाउट बेनिफिट ऑफ अ थेरेपिस्ट। अनरिलेटेड में क्या है कि आपस में मिल के बातचीत करते हैं, उनका गोल क्या होता है, देयर गोल इज टू शेयर देयर प्रॉब्लम, प्रोवाइड सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट टू ईच अदर, क्योंकि वो सारे एक ही प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे होते हैं, एक ही प्रॉब्लम से। तो ग्रुप में बैठने से वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और एक दूसरे को इमोशनली और सोशली सपोर्ट करते हैं। रिलेटेड में क्या होता है, जैसे फैमिली काउंसलिंग होती है, रिलेटेड पर्सन में क्या होता है, जिस तरीके से फैमिली काउंसलिंग होती है, सारे आपस में एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं। तो आगे वही बात कर रहे हैं फैमिली काउंसलिंग के बारे में। सो वन ग्रुप ऑफ थेरेपी इज फैमिली काउंसलिंग, और जिसको हम फैमिली थेरेपी भी बोलते हैं, इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हु आर एक्सपीरियंसिंग सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को मैरिटल प्रॉब्लम है, किसी को चाइल्ड डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, किसी को सिबलिंग राइवलरी में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से वो सारे एक साथ बैठेंगे ग्रुप में और वो थेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंदर एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। The therapist may also meet with one or more family members individually at times. तो वो थेरेपिस्ट अकेले भी उनसे अलग अलग टाइम पे मिल सकता है कुछ इंडिविजुअल बात करने के लिए, बट द रियल वर्क इन ओपनिंग द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग फैमिली मेम्बर्स इज अकम्प्लिश्ड इन द ग्रुप सेटिंग। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, फैमिलीज वगैरह में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन की वजह से। तो वो मिसकम्युनिकेशन को किस तरीके से ख़त्म करना है, कैसे उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, उसका काम थेरेपिस्ट के पास होता है, जो वो ग्रुप सेटिंग में ही कर पाता है। द फैमिली मेम्बर्स में इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल, मतलब ये एक्सटेंडेड फैमिली की बात हो रही है, सिर्फ वो 4 लोग नहीं जो घर में रहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी आ सकती है इसमें आपकी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली को एज अ होल यूनिट और सिस्टम देखा जाता है। एज अ होल यूनिट मतलब वो सारे फैमिली मेंबर को एक यूनिट की तरह माना जाता है। सो नो वन पर्सन इज सीन एज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सिस्टम आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली थेरेपी की। कोई भी एक पर्सन को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा जाता, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो सारे फैमिली मेंबर्स उसका पार्ट है, ना कि सिंगल पर्सन।
So they are experiencing it, rewarding it by their actions or inactions, causing it to occur in the first place. तो जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो किस तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं या उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं जब वो बैठ के बात करते हैं. The goal in family therapy is to discover unhealthy ways in which family members interact and communicate. तो वही चीज़ है, मिसकम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से गलत कम्युनिकेशन हो रही है, उसको टारगेट करना है और उसको चेंज करके हेल्दियर कम्युनिकेशन, हेल्दियर इंटरेक्शन में लेके आना है. फैमिली थेरेपिस्ट वर्क नॉट ओनली विद फैमिलीज बट ऑल्सो विद कपल्स हु आर इन कमिटेड रिलेशनशिप. तो एक कपल थेरेपी भी होती है ऐसी जिसमें कपल्स का आपस में अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उसमें भी कपल्स को बिठा के दोनों को काउंसलिंग करी जाती है, तो उसको कपल थेरेपी बोलते हैं. विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, हेल्पिंग द कपल टू लर्न बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम. तो बेसिकली सारी चीज़ें किस पे आ जाती है घूम फिर के, कि जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है बीच में, चाहे तो वो फैमिली की है चाहे वो कपल्स की है. तो वो कम्युनिकेशन किस तरीके से इम्प्रूव हो सके ताकि उनके रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएं. फिर आता है नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, थेरेपिस्ट आर ऑफन इन शॉर्ट सप्लाई एंड दे ऑल्सो चार्ज अ फी फॉर लीडिंग ग्रुप थेरेपी सेशंस. In addition, many people may feel that the therapist who has never had a drug problem would be unable to truly understand their situation, and they may also feel that someone who has experienced addiction and beaten it more capable of providing help. अब यहाँ पे एक बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है कि कई बार जैसे जो लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या अगर कोई अपने किसी रिलेटिव को लेके आया है ड्रग एडिक्शन की ट्रीटमेंट के लिए, उसको ये फील होता है कि थेरेपिस्ट है जिसने कभी आज तक जिसको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको कैसे समझ में आएगा कि एक्चुअली में वो क्या फेस कर रहा है. जब थेरेपिस्ट ने कभी वो चीज़ देखी नहीं है, सफ़र नहीं करी है खुद से, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि एक्चुअली में व्हाट दैट पर्सन इज़ फीलिंग, जो वो उस चीज़ से सफ़र कर रहा है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन हो, सपोज कोई ग्रुप में थेरेपी में कोई ऐसा हो जिसने पहले ये चीज़ सफ़र कर रखा है उस चीज़ से और उसको उसने बीट करा हुआ है, मतलब कोई ऐसा था जिसको ड्रग एडिक्शन थी और बाद में उसने उसको ठीक कर लिया, तो अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाए और उससे बात करें तो वो ज़्यादा इंसाइट दे सकता है. सो इस तरह की थिंकिंग होती है और बहुत ही वैलिड थिंकिंग है कि अगर थेरेपिस्ट ने वो चीज़ कभी फेस नहीं करी है तो हो सकता है वो उसको पूरी तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है, जो कि एक पर्सन जो फेस कर रहा है वो कर पाएगा. So this, rather than just concern about the cost of therapy, is the main reason some people choose to meet with others who have problems similar to their own with no therapist in charge. अब क्या है, थेरेपिस्ट के जो चार्जेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं. एक रीज़न तो ये है जो कि ऐसा लगता है कि हमें लगेगा कि इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, पर एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि थेरेपिस्ट बहुत कॉस्टली चार्ज करते हैं. प्लस देर आर लेस थेरेपिस्ट इन अवेलेबल. आप खुद ही सोचो कि हमारे को इतने नॉन थेरेपिस्ट अभी नहीं पता है जिनके पास हम जा सकते हैं. अभी धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हुई है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और इसकी जो नॉलेज है पहले इतनी नहीं थी, तो इसलिए थेरेपिस्ट की भी बहुत कमी रहती है. तो इन दोनों रीजंस की वजह से थेरेपिस्ट के पास ना जाने की बजाय एक नया तरीका लोगों ने निकाला है कैसे वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, वो कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जिसमें थेरेपिस्ट कोई नहीं होता. वो सारे ऐसे नॉर्मल लोग होते हैं जिन्होंने पहले इस तरह की प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की हुई है और वो उससे बाहर आ गए हैं. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप जिसे बोल सकते हैं, दीज ग्रुप्स आर यूजुअली फॉर्म्ड अराउंड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जैसे कि एक कुछ ग्रुप है अल्कोहलिक एनोनिमस, मतलब ये सारे, जैसे आपको ये ग्रुप यहाँ नज़र आ रहा होगा, तो ये सारे लोग बैठे हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो थेरेपिस्ट है. ये सारे वो लोग हैं जिनको कभी ना कभी अल्कोहल की या इस टाइप की प्रॉब्लम रही होगी. या ओवर ईटर एनोनिमस. एनोनिमस क्यों है, ये अपना जो अपनी आइडेंटिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ये अपना नाम अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करते.
नरकोटिक्स एनोनिमस, तो ये इस तरह के ग्रुप्स हैं जिसको कभी इस तरह की प्रॉब्लम हुई होगी, जिन्होंने उस चीज़ को ठीक किया है, और कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो अभी भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उनको हेल्प चाहिए। तो इन लोगों का ग्रुप बन जाता है एक, और वो एक जगह पे मिलते हैं सारे बैठ के, which have groups meeting all over the country at almost any time of the day or night. There are countless smaller support groups for nearly every condition imaginable, including anxiety, phobia. इस तरह की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, और वो लोग मिलते हैं आपस में बात करते हैं। कुछ होते हैं उसमें जो अभी भी उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, कुछ होते हैं जो ठीक हो चुके हैं, तो वो उनकी हेल्प करते हैं, वो अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। So the advantage of self-help groups are they are free and provide social and emotional support. तो एक तो फ्री है, कोई कॉस्टिंग नहीं है यहाँ पे क्योंकि थेरेपिस्ट इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, वो एक दूसरे को सोशल इमोशनल सपोर्ट तो दे ही रहे हैं, जो कि एक ग्रुप थेरेपी में भी होता ही है। So self-help groups do not have leaders but instead have people who volunteer monthly or weekly to lead individual meetings. So the person who is in charge of organizing the meeting is also member of the group. अब इसमें क्या है, ग्रुप में कोई लीडर नहीं है क्योंकि कोई थेरेपिस्ट नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं, बस कोई ना कोई ऐसा होगा जो उस ग्रुप को लीड करेगा और मीटिंग को हमेशा इनिशिएट करेगा। वो इनिशिएटिव लेने वाला भी ग्रुप का मेंबर ही होगा, लीडर नहीं होगा। So in the self-help group, the person or persons leading a group are not specialist. उसमें जो भी लीड कर रहा है ग्रुप को वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई थेरेपिस्ट नहीं है, he is just a member of the group. They often have the same problem, उनको भी सेम प्रॉब्लम होती है जैसे बाकी लोगों को होती है, एंड विच इज़ द स्ट्रेंथ। और यही यहाँ का फ़ायदा यही है कि यहाँ पे कोई आपके सर पे बैठ के आपको गाइड नहीं कर रहा, आप आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुन रहे हो, और आप एनोनिमस हो, आप बता भी नहीं रहे हो कि आपका पर्टिकुलर क्या आइडेंटिटी है। पीपल मे बी मोर लाइकली टू ट्रस्ट एंड ओपन अप टू समवन हु हैज स्ट्रगल्ड। तो लोग उससे ओपन अप होना ज़्यादा पसंद करेंगे जिसने पहले ये चीज़ फेस करी हुई है। सो दीज आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप थेरेपी। एडवांटेजेस क्या है? लोअर कॉस्ट, बिकॉज जब ग्रुप में बैचेस में लोग आते हैं तो थेरेपिस्ट जो है वो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव चार्ज करता है। ज़्यादा क्लाइंट है एक टाइम पे तो एक्सपेंस कम हो जाता है, इंडिविजुअल का ज़्यादा होता है। एक्सपोजर टू वेज इन विच अदर पीपल व्यू एंड हैंडल। अब दूसरे लोग को आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि वो कैसे अपने आप को हैंडल कर रहे हैं। मे बी आपसे कोई ज़्यादा ऐसा कोई आपको दिख जाए कि जो ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है, तो आप एक तो सेम एम्पथी होती है। एम्पथी क्यों होती है? कि वो लोग भी फील कर रहे हैं एक दूसरे को कि हमें सेम प्रॉब्लम है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। The opportunity for both the therapist and the person to see how the person interact with each other. थेरेपिस्ट को क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो ये ऑब्जर्व कर सकता है। लोगों को भी ये चीज़ समझ में आती है कि आपस में इंटरेक्शन से कैसे बेनिफिट होता है। सोशल इमोशनल सपोर्ट तो मिलती है आपस में एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में, बिकॉज दी प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिकल। This advantage is an important one. Studies have shown that breast cancer patients who were the part of a group therapy had much higher survival and recovery rates than those who received individual therapy. तो यहाँ पे देखो, इन्होंने तो एविडेंस भी बताया है कि ऐसा देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट जो ग्रुप थेरेपी में थे उनकी रिकवरी रेट ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू जो इंडिविजुअल थेरेपी में थे। Another study found that adolescent girls in Africa suffering from depression due to stress in the war experienced significant reduction in depression when treated with group therapy. Group therapy में डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ठीक होती। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में क्या, आइसोलेटेड रहता है पर्सन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है डिप्रेशन में? क्या आइसोलेशन पसंद होती है। ग्रुप थेरेपी में आते ही क्या होता है, वो आइसोलेशन खत्म हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी आप ग्रुप के अंदर आ चुके हो। तो सबसे पहला स्टेप तो वहीं पे शुरू हो जाता है ट्रीटमेंट का। An extremely shy person may initially have a great difficulty speaking up in a group setting, but cognitive behavioral group therapy can be effective. प्रॉब्लम किसको आती है? जो बहुत ही ज़्यादा शाई पर्सन होता है, जो सबके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से थोड़ा सा हेजिटेट करता है, बट बाद में धीरे धीरे थेरेपी से उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? ग्रुप थेरेपी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल दी सिचुएशंस। ये डिसएडवांटेज है।
The therapist is no longer the only person to whom secrets and fears are revealed, which may make some people feel reluctant to speak freely. अब यहाँ पे देखो आपकी वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ थेरेपिस्ट को नहीं, आप बहुत सारे लोगों को अपनी इनर प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हो। द क्लाइंट मस्ट शेयर थेरेपिस्ट टाइम ड्यूरिंग द सेशन। प्लस जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा मैच होना चाहिए, सारे क्लाइंट्स का थेरेपिस्ट के साथ टाइमिंग मैच होने चाहिए। पीपल विथ सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग पैरानोया स्किज़ोफ्रेनिया मे नॉट बी एबल टू टॉलरेट। अब जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, पैरानोया या स्किज़ोफ्रेनिया, जिनकी बिल्कुल ही साइकोटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते ग्रुप थेरेपी में, उनको अच्छा नहीं लगता। So a survey and comparison of the effectiveness of both individual and group therapy found that group therapy is only effective if it is long term, and that it is more effective when used to promote skilled social interactions rather than an attempt to decrease. तो ये थेरेपी का जो क्यों इतनी ज़्यादा मतलब हमने नहीं देखा है कि ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये तभी इफेक्टिव है जब ये लॉन्ग टर्म होती है और जल्दी इसका नहीं हो सकता जल्दी ट्रीटमेंट। दूसरा, ये सिम्टम्स कम करने के लिए नहीं इफेक्टिव है, ये किसी के अगर इंट्रैक्शन के थ्रू कोई चीज़ स्किल सोशल इंट्रैक्शन से अगर प्रमोट हो सकते हैं, या मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इंट्रैक्शन से ठीक हो सकती है, ये उसके लिए अच्छी है ग्रुप थेरेपी। जो सिम्टम्स होते हैं जैसे डिल्यूजन्स हो गए, हेलुसिनेशंस हो गए, वो इससे कम नहीं हो सकते। तो हर चीज़ के लिए ग्रुप थेरेपी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। So evaluation of group therapy can provide help to people who might be unable to afford individual psychotherapy। तो सबसे important तो यही है कि जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिविजुअल थेरेपी, उनके लिए ग्रुप थेरेपी एक अच्छा ऑप्शन है। It can provide social and emotional support significantly, people who may improve from simply knowing that they are not only the people to suffer from whatever their particular problem may be। तो जैसे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी डिसीजेज होती हैं जैसे कैंसर हो गया इस टाइप की, जिसमें लोगों को लगता है कि मैं ही अकेला हूँ जो सफ़र कर रहा हूँ, उस केस में ये ग्रुप थेरेपी बहुत अच्छी होती है कि उसको उस पर्सन को ये पता चलता है कि अकेले वो नहीं है, और भी बहुत लोग हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो उससे उसको रिलीफ मिलता है थोड़ा सा कि दैट पर्सन इज़ नॉट अलोन। और जो लोग सोशल सिचुएशन में बात करना पसंद नहीं करते या घबराते हैं, उनको डर लगता है, उनके लिए भी ग्रुप थेरेपी बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज इट मेक्स देम मोर वर्बल। उनको वर्बल और सोशल बनाती है, बात करना दूसरों के सामने, अपनी हेजिटेशन को ख़त्म करना। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ग्रुप थेरेपी कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद इंडिविजुअल एंड बायोमेडिकल थेरेपी। सो आप ग्रुप थेरेपी को इंडिविजुअल थेरेपी के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, बायोमेडिकल थेरेपी के साथ भी। So this is the summary of what we have covered। We have behavior therapies, उसमें हमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पढ़ा था, देन अवर्जन थेरेपी पढ़ा था, उसके बाद फ्लडिंग के बारे में बात की थी जिसमें एक्सपोज करते हैं इंडिविजुअल को उस स्टिमुलाई से जिससे उसको फियर है। फिर हमने देखा पार्टिसिपेंट मॉडलिंग, बेंड्यूरा की जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है। टोकन इकोनॉमी भी यूज़ किए जा सकती है। कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स रीइंफोर्समेंट जो करते हैं, यूज़ करते हैं। टाइम आउट एक्सटेंशन। फिर आए एक्शन थेरेपीज, जिसमें हमने देखा कॉग्निटिव थेरेपी आती है, जिसमें बेक की कॉग्निटिव थेरेपी थी, बाद में हमने उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का नाम दिया। देन केम रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT। और ये कुछ टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्टेड थिंकिंग्स हैं जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है लोगों की डिस्टॉर्टेड और अनरियलिस्टिक बिलीव्स की वजह से। एंड देन वी रेड अबाउट ग्रुप थेरेपीज। तो अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, ये भी देख लेते हैं। So question number 1 is, Jeremy is trying to stop biting his fingernails. He wears a rubber band around each of his wrist, and whenever he finds himself biting his nails, he snaps the band. Jeremy is using a form of dash to modify his nail biting behavior. सो जमी को अगर अपने नेल बाइटिंग बिहेवियर को कम करना है तो उसने क्या किया है, उसने ये तरीका अपनाया है कि उसने रबर बैंड एक अपने रिस्ट पे बांधा है, और जब भी उसे ध्यान आता है कि वो अपने नेल बाइट कर रहा है तो वो ज़ोर से रबर बैंड को खींच के स्नैप करता है अपने आप को।
तो उससे वो अपनी आदत को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस टाइप की थेरेपी है? ये है अवर्जन थेरेपी, क्योंकि वो उस चीज़ को अवॉइड करने की। अवर्जन में क्या होता है, नेगेटिव स्टिमुलस हम पेयर कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे नेल बाइटिंग के साथ नेगेटिव स्टिमुलस क्या पेयर कर रहा है, जर्नी स्नैप कर रहा है बैंड को, तो उससे उसको अवॉइड करने में हेल्प मिलेगी उस बिहेवियर को, आगे से रिस्पॉन्स को। The reality television shows that deliberately force people to face their worst fear are most similar to which therapy technique? So the reality television shows, जो reality television shows होते हैं, that deliberately force people to face their worst fear. Okay, जैसे वो fear एक प्रोग्राम भी आता था fear files करके, कुछ इस टाइप का था, जिसमें वो अपने वर्स्ट फियर को फेस करने के लिए बोलते थे टेलीविजन में। उसमें वो जो प्रोग्राम अगर आपने देखा हो तो देखा होगा उसमें कि वो उनको उस चीज़ को फेस करने के लिए बोलते हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो वो डर निकालने का ही एक थेरेपी भी ऐसी है जो हमने पढ़ी है। वो कौन सी थेरेपी है? फ्लडिंग। फ्लडिंग मीन्स जिसमें हम उस पर्सन को वो फियर को फेस करने के लिए बोलते हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो ये थेरेपी है फ्लडिंग। देन क्वेश्चन नंबर 3, at Skinner Elementary School, teachers pass out Skinner bucks to students who turn in papers on time, obey the teacher, and finish their homework. The paper bucks can be used at the end of the week to trade for special treats or game playing on the classroom computer. So अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्किनर बक्स मतलब समझ लो एक टोकन टाइप की चीज़ है। वो दे रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे टाइम पे पेपर करते हैं, जो बच्चे टीचर्स की बात मानते हैं, अपना होमवर्क फिनिश करते हैं, उनको वो बक्स मिलते हैं एंड बाद में वो उसको यूज़ कर सकते हैं स्पेशल ट्रीट्स के लिए। कुछ स्पेशल ट्रीट के लिए यूज़ किया जा सकता है उसको वीकेंड में, या गेम प्लेइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है क्लासरूम में। तो जिनके पास वो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा गेम प्ले कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये कौन सा वाला थेरेपी का तरीका है? ये टोकन इकोनॉमी है, कि जिसमें टोकन टाइप की चीज़ दे दी जाती है जिसके बदले वो बाद में कुछ भी ले सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अनलाइकली स्ट्रैटेजी फॉर अ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट टू यूज इन ट्रीटिंग अ क्लाइंट? तो REBT में कौन सी स्ट्रैटेजी अनलाइकली है, मतलब जो उसमें नहीं होती है? आर्ग्यूइंग विद द क्लाइंट होता है, रिपीटिंग व्हाट द क्लाइंट हैज जस्ट सेड विदाउट इंटरप्रेटिंग इट, ये चीज़ नहीं होती है। हमने देखा था कि वहाँ पे क्लाइंट रिपीटिंग वाला काम नहीं करता है। गिविंग द क्लाइंट होमवर्क भी होता है, पॉइंटिंग आउट इरेशनल बिलीफ भी होता है, क्योंकि ये एक डायरेक्टिव थेरेपी है। इसमें क्लाइंट डायरेक्टली, थेरेपिस्ट डायरेक्टली क्लाइंट को बताता है कि वो क्या गलत सोच रहा है, और उसके साथ आर्ग्यू भी करता है, पर रिपीट नहीं करता है जो क्लाइंट बोल रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है थेरेपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, Maya is upset because her supervisor teased her about turning in her report several hours late. Although her supervisor was quite pleased with the report itself and told Maya that her work was excellent, Maya remains unhappy. Beck would say that Maya is guilty of. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि माया को पहले मे बी उसने अपनी रिपोर्ट देने में लेट कर दिया, तो उसकी सुपरवाइजर ने पहले कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि माया की रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी हुई थी, उसने बहुत तारीफ़ की माया की, बोला भी कि उसका काम बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन फिर भी माया इज़ अनहैप्पी, क्योंकि उसको वो लग रहा है कि जो उसने पहले उसको डांटा था तो उसकी वजह से उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस केस में माया की क्या गलती है कि वो सेलेक्टिव थिंकिंग कर रही है। वो सेलेक्टिव थिंकिंग मतलब वो उसी चीज़ पे फोकस कर रही है जो नेगेटिव चीज़ थी, पॉजिटिव पे नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच पर्सन माइट बेनिफिट द लीस्ट फ्रॉम अ ग्रुप थेरेपी एनवायरनमेंट? तो ग्रुप थेरेपी में किसको सबसे कम बेनिफिट होगा, बेनिफिट द लीस्ट? तो अजुल हु हैज़ अ फोबिया ऑफ कैट, फोबिया वाले को तो बेनिफिट मिलता है। रिचर्ड हु हैज़ अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, इसमें भी होता है। जैस्मिन हु इज़ एक्सपीरियंसिंग ऑडिटरी हेलुसिनेशन, इसको प्रॉब्लम हो सकती है कि ना हो बेनिफिट। एलिना हु सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन, हाँ तो इन तीनों को बेनिफिट हो सकता है, हेलुसिनेशन वालों को नहीं होता है बेनिफिट ग्रुप थेरेपी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 6 members of Ron's statistics class would meet every Saturday to go over their notes and try to figure out what the teacher had told them during his rambling lectures.
If part of every Saturday session is spent sharing feelings about the teacher, venting their anger and resentment, Ron's study group could be said to serve as। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रॉन के स्टैटिस्टिक्स क्लास के 6 मेंबर हैं जो हर सैटरडे मिलते हैं और अपने नोट्स जो हैं वो रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो नोट्स में बताई गई थी। मतलब एक तरीके से ग्रुप स्टडी करने के लिए मिलते हैं, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा वो इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि कैसे वो क्लास में जो टीचर था उसने किस तरीके से बिहेव किया था और जो भी उसको लेके गुस्सा है इनको आपस में। तो एक तरीके से इनका जो स्टडी ग्रुप है वो सपोर्ट ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।